टेन टेन। नमस्कार। हेलो, नमस्कार, कैसे हो? हाउ आर यू? सो आज हम उपस्थित हैं आज एक प्रकाशित लेखक के इंटरव्यू के सिलसिले में, जहां हमें उनके लेखन काल के संबंधित जानकारी के साथ साथ कुछ उनके अनुभवों के साथ अवगत होने का मौका मिला है। तो मैं अनूप वर्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अनूप भैया कहाँ पे है? कौन कौन आ गया? बिट्स। भैया नमस्कार। अनूप वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसे हैं अनूप जी आप? बहुत बढ़िया भैया, आप बताइए। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया। आपको दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने दोस्त साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को सब परिवार नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। नए साल आपके लिए काफी लाभदायक हो, अच्छा हो, सफल हो। जैसे अभी आप सफल हो उससे ज्यादा आपको आपको सफलता मिलती जाए। तो जी, मैं शुक्रिया। आपको गुजारिश करूंगा कि आपके बारे में, जो हमारे साथ जुड़े अभी, आपके बारे में कुछ दो शब्द बताइए। मैं बेसिकली होम डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हूँ, और पिछले एक साल से मैं पोएट्री कर रहा हूँ। जो पुस्तक मेरी अंक है पन्ने आई है, उसमें लगभग एक पूरे एक साल की मेहनत है, और लगातार कोशिश जारी है अच्छा और अच्छा करने के लिए। तो आप सबकी साथ, आप सबका स्नेह से ये काम पूरा हो रहा है धीरे धीरे। तो लगे इसी में आपकी उम्मीद के साथ। तो अभी आप ये बताइए अनूप सर कि आप कई लेखकों की आज प्रेरणा बन चुके हैं। तो आप बताइए कि ये कैसे हुआ, आपने अनकहे पन्ने लिखने का आपको आप किससे प्रेरित हुए या विचार कैसे आया? तो आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए हमें। एक्चुअली अनकहे पन्ने, उसमें जितनी भी कविताएं हैं वो सारी कविताएं, जो भी हम लोग जैसे आपके साथ कोई कंपाइल करी गई कविता थी, या बहुत सारे ऐसे हम लोग के साथ के लोग थे जो पोएट्री करते थे, तो उनकी जो पुस्तक आती थी उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। और उस पार्टिसिपेशन में जो थीम मिलती थी बेसिकली, उस थीम पे काम किया जाता था। और मेरा बहुत पहले का अनुभव रहा कि मैं बहुत सारे ऐसे कवि थे, उनकी रचनाएं थी, उनको सुनना था, चाहे वो किसी लाइव सेशन में जा करके या फिर कहीं किसी और जगह पे। तो उन लोगों से मिल करके, उन लोगों से जान करके, उन लोगों को पढ़ करके वो अपने आप चीजें जनरेट होने लगती है, समझ में आने लगती है। चाहे वो डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हो, चाहे डॉक्टर रेखा शर्मा जी हो, चाहे डॉक्टर विश्वास सर हो। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके साथ मैंने जो है कवि सम्मेलन में उनके सामने बैठ करके उनको सुना है। तो उन लोगों को सुनने के बाद अपने आप में जो एक शब्दों की रूपरेखा, एक शब्दों का चयन, वो सुन करके, उनको पढ़ करके अपने आप आने लगता है। और कोशिश, जो प्रैक्टिस होती है लगातार लिखने की, उनके शब्द के चयन की, मेरा मानना ये है कि आप लिखिए, कितना भी बेहतर लिखिए, लेकिन जो आपके शब्दों का चयन है वो बेहतरीन होना चाहिए। कोई भी पढ़े, कहीं भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, किसी के साथ पढ़े, तो उसको इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए, उसको इस बात की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि जो पढ़ रहा है वो, उसमें उसको कहीं चेहरा छुपाना पड़े। तो शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए, आपकी शैली अच्छी होनी चाहिए, और आपकी प्रस्तुति अच्छी होनी चाहिए, तो आप बेहतर कर पाएंगे इस फील्ड में। और इस फील्ड में नहीं, कहीं भी आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको बेशक सफलता मिलेगी। इस पुस्तक में अंकित आपके द्वारा जो लिखित कविताएं
तो जी। उसमें उसके लिए आपकी प्रेरणा कौन रहा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपकी सहायता की हो उसमें? हाँ, ऐसे 2-3 नाम हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी हमारे साथ। मेहनत का मतलब एक्चुअली होता है ना कि जब आप कोई चीज़ करिए और आपको उसमें लोगों का जो है सपोर्ट मिलता है, उसमें आपको जो है उनके द्वारा आपकी लिखी गई कविता के द्वारा उनको उनके द्वारा दी गई इससे जो है प्रस्तुति वो अच्छी मिलती है तो आपका मन और होता है लिखने का। जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो थी कोरोना पे, जो अंक है पन्ने में है। तो वो कविता थी क्या नाम है, पूजा गौतम मैम, शायद आप जानते हैं क्योंकि जब हम लोगों ने माँ मेरे जीवन की प्रेरणा कंपाइल किया था उसमें हमने कम। पार्टिसिपेट किया था जी। तो उससे पहले कविता आई थी सुपर 7 में, उसमें हमने लिखी थी। तो उसमें काफी सपोर्ट किया था मैम ने। और उसके बाद माँ मेरे जीवन की प्रेरणा दूसरी कविता आई तो उसमें पूजा गौतम मैम ने किया। मेरी एक सिस्टर है जो पंजाब में है, अ, डिम्पल, तो उसने काफी सपोर्ट किया। कविता जैसे आपने जब हम लोग कंपाइल कर ये क्या कहते हैं अनकहे पन्ने, इसको जब कंपाइल कर रहे थे तो इसमें उसने काफी सपोर्ट किया। आप जब ये कहते थे कि इसमें जो है आपको ही करेक्शन है वो ढूंढो तो उसमें बहुत सपोर्ट वो करती थी। उसने जो है काफी मेहनत करी और फिर हम लोग जो है पूरी रात उसमें वर्ड के कलेक्शन उसमें करेक्शन ढूंढते थे फिर भेजते थे आपको। तो काफी मेहनत किया लोगों ने, काफी सपोर्ट किया। अच्छा। तो मुझे मुझे लगता है कि उन लोगों के और बहुत सारे लोगों ने जो सपोर्ट किया उससे ये पॉसिबल हो पाया। कोई मतलब लिखा तो मैंने लेकिन लोगों का सपोर्ट बहुत इसमें ज्यादा रहा जिससे ये संभव हो पाया। तो अकेले से कोई चीज संभव नहीं होती। तो ऐसा कोई किस्सा आपका बचपन का कि जिसके वजह से आपने लिखना शुरू किया हो, या कोई ऐसा शख्स या ऐसा कोई अनुभव बचपन का जिनके साथ आपका कुछ रहा हो? जी बिल्कुल, एक बार यही लखनऊ में कवि सम्मेलन था। तो उस कवि सम्मेलन में जो डॉक्टर विष्णु सक्सेना सर है वो थे उस समय। उनकी एक कविता है कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमसे कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगी लिखेगा नहीं। तो जब उनको सुना तो उनके साथ की मतलब साथ में हम खड़े थे डॉक्टर साहब के साथ। तो डॉक्टर साहब ने जो है सुनते हुए कहा कि हमने ये कविता उनको बताई तो उन्होंने कहा कि सुनने तो बहुत लोग आते हैं लेकिन जो कंठस्थ कर ले कविता वो सच्चा मतलब पैटी का जो है चाहने वाला वो चाहने वाले लोग होते हैं। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ते भी अच्छा हैं और आपने जो है कंठस्थ करी कविता वो भी अच्छी बात है, तो आप लिखना शुरू करिए, आप जो है अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहां से भी हमको ये चीजें मिली कि अगर खुद से भी लिखना शुरू करते हैं तो लोग सब जो है अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, सही कहा आपने। सिर्फ जाने से या सुनने से कुछ नहीं होता, अगर जब तक हम उसे दिल में उतारते नहीं है तो हम खुद से लिख जी नहीं पाते। बस सुनने के लिए जाना या टाइम ऐसे करना वो मतलब अच्छे से नहीं हो पाता। जब तक आप वो दिल में नहीं रखते या वो एक जुनून नहीं आता तब तक हमारी कलम चल नहीं पाती। तो जी बिल्कुल। मैं ऐसे कहूंगा कि ऐसा कहा जाता है कि हर आदमी के पीछे, उसके सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो आपकी इस खूबसूरत यात्रा में ऐसा कोई है जिसने आपका साथ निभाया हो, जिसके वजह से आपने ये मुकाम पाया? अभी मैंने नाम लिया था पूजा गौतम मैम का और डिम्पल सिस्टर का। तो इन लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि जब आप चीजें लिखते हैं जैसे क्या होता है ना जो राइमिंग होते हैं वर्ड्स के तो उसमें करेक्शन राइमिंग में जो सॉरी। दिक्कतें स्टार्टिंग में लिखने में, तो पूजा गौतम मैम उसमें सपोर्ट करती थी उसमें लिखने के लिए। और दूसरी चीज मेरी कोई भी लाइन हो कोई भी कविता हो उसमें सपोर्ट करती थी उसको एज स्टेटस लगाना उसको शेयर करना उससे लोगों का जो है लोगों की जो प्रतिक्रिया आती थी उससे बात रखना। उसके लिए डिम्पल ने काफी काम करा, उसने काफी शेयर किया लोगों तक पहुंचाया। तो उसमें कहीं ना कहीं उन सब लोगों के जो है हमें सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट। ये क्या सारी आप क्या आप मानते हैं कि हम तभी लिख पाते हैं जब कोई विचार अकस्मित हम पर हावी हो जाता है, या कोई ऐसी मन भारी मन हो जाता है, या कोई ऐसी प्राकृतिक घटना या जिससे हमें ज्यादा खुशी मिलती है, तभी हम लिख पाते हैं, या कभी भी हम लिख सकते हैं? आपकी बात तो सही है कि ऐसी कोई चीजें रैंडम हो जाए उस पर लिखना हो। बट हमें लगता है कि आप कि पूरे दिन में आपके मन मस्तिष्क में हजारों हजार विचार आते हैं
सिर्फ उनको कैच करना होता है, उनके वर्ड पकड़ने होते हैं और फिर उस पे आपको अपने व्यूज देने होते हैं कि उस पे आप क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है कि आप कोई ऐसी घटना हो तभी आप लिख सकते हैं। आपके मन में मस्तिष्क में रास्ते चलते हुए, अभी रास्ते जाते हुए आपको कोई दिख जाए ऐसा जो लाचार हो, किसी विषम परिस्थिति में बैठा हो, ठंड में लोग जो है, अभी जैसे रास्ते से आप निकलिए और ठंड में किसी फ्लाईओवर पे कोई बैठा हो, तो हमारे मन में एक विचार होता है जिसे जिस प्रकार से हम लोग सोचते हैं उससे लिखने का, उससे शब्द गढ़ने का, उससे लाइन अपने आप ऑटो क्रिएट हो जाती है वो। तो उसमें मुझे तो नहीं लगता कि इसके लिए कोई एक रैंडम चीजें होनी चाहिए। विचार आते रहते हैं, बस आपको उनको शब्द का आकार दे करके लाइन बनानी होती है। सही जी। सही कहा आपने। आज ऐसा कोई आपको याद है कि आपने पहली कविता या पहली शायरी या पहला आपने कुछ जो लिखा हो, आपको कुछ याद हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। मुझे लगता है ये जो डेट थी हम लोगों की इंटरव्यू की, लाइव सेशन की, ये पिछले महीने नियत थी, 2 तारीख को आई थी। तो उस 2 तारीख को कुछ एक विशेष कारण था जिसकी वजह से हम लोग नहीं लिख पाए थे। मुझे लगता है कि वो जो टल गया वो बेहतरीन था। वो इसलिए कि आज मेरे साथ इस सेशन में जो जुड़ रही है मेरी अर्धांगिनी, मेरी लाइफ पार्टनर, तो उस बीच अगर हुआ होता तो शायद वो साथ में ना जुड़ पाती। तो आज उनको सुनने का जो है शायद संयोग था, जो वो टल करके डेट आज यहाँ तक पहुंची। तो ये संयोग ही कह सकते हैं। चलिए, आपने कहा था कुछ लाइन सुनाने के लिए, तो मैंने अपने अनखय पुस्तक से ये मैं दिखा दूं एक बार फिर लोगों को। 48। इसमें एक प्रार्थना की पंक्तियां मैंने लिखी थी बहुत पहले कभी। जी बिल्कुल। जब हम लोग सुबह प्रे करते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, मुझे लगता है कि शायद कोई ना करता हो, सुबह उठने के बाद सबके मन में ये होता है कि सुबह प्रे करके ही कुछ आगे काम किया जाए। तो मैंने बहुत पहले लिखी थी कि या खुदा मेरी पूजा में हो ये सदा। जब हम प्रे करें तो प्रे खुद के लिए ना, उन लोगों के लिए भी करें जिनको इस प्रार्थना की जरूरत है। मुझे एक लाइन याद आ गई अभी। हमारे यहाँ के कवि थे अदम गोंडवी जी। उनकी 4 पंक्तियां थी कि भूख रोटी की महक पागल बना देती है। और मुझे लगता है ये 1800 के दशक में लिखी गई कविता थी। उस समय भुखमरी की जो स्थिति थी देश की, तब उन्होंने लिखी थी कि भूख रोटी की महक पागल बना देती है, वह अलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें, और जिन अभागों का नाम हाशिए पर भी नहीं, वे बेचारे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। तो खैर वो तो पूजा प्रार्थना करते रहे, लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि हम प्रार्थना करते, पूजा करते तो उन लोगों के भी लिए करें जो बेचारी इस विषम परिस्थिति में खाने के लिए, पहनने के लिए परेशान रहते हैं। तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि या खुदा मेरी पूजा में हो ये सदा, या खुदा मेरी पूजा में हो ये सदा, कोई भूख से भूखा न हो गम ज़दा, कोई भूख से भूखा न हो गम ज़दा, मेरी कोशिश तो रहती यही है सदा। मेरी वजह से किसी का मन न व्यथित हो। सुबह प्रार्थना करते समय हमें अपने मन में रखना चाहिए कि मेरी वजह से किसी को कोई ठेस न पहुंचे, किसी को कोई पीड़ा ना हो। तब सुनिए कि मेरी कोशिश तो रहती यही है सदा, कोई मन ना व्यथित हो वो मेरी वजह, या खुदा मेरी पूजा में हो ये सदा, कोई फांसी न झूले न होकर जरा। पिछले दिनों सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्होंने अपने कर्ज न भरपाई कराने की वजह से फांसी लगा लिए थे। तो या खुदा मेरी पूजा में हो ये सदा, कोई फांसी न झूले न होकर जदा, या खुदा मेरी पूजा में हो ये सदा, आपका कोई प्रेमी न हो बेवफा। आपका कोई प्रेमी न हो बेवफा। इस लाइन का सार ये था कि अपार श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति
ईश्वर में या किसी व्यक्ति में, जब उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि वो विश्वास से भरा होता है और रैंडम उसके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो उसके अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो जाती है, तो उसका विश्वास, उसका मन टूट जाता है। तो ये प्रार्थना की 4 पंक्तियां थी जो मैंने लिखी नहीं, थी। आजकल सच में ऐसा होता है कि लोग सिर्फ अपने अपने फायदे के लिए जीते हैं। लोग दूसरों का नहीं जी सोचते कि बस मतलब अपना काम हो गया, जी अपना काम हो गया, हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते, जैसे अभी हम जैसे हम राशन लेने जाते हैं, राशन ले लिया, लेकिन राशन लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उनको नहीं पता। सिटी में क्या होता है सिटी वालों को नहीं पता, लेकिन गांव में क्या क्या करना पड़ेगा हमें पता है। तो जब तक उनको असली कीमत नहीं पता चलती ना, तब तक देश शायद आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे ऐसे लगता है। मैं आपकी बात में कंक्लूड कर दूं कि देश हर एक व्यक्ति से है, हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है उसमें। और वो, जैसे भारतीय संविधान हमको क्या देता है, हमारे अधिकार देता है ना, तो शायद हम उस अधिकार को ध्यान में रखते हुए ये भूल जाते हैं कि भारतीय संविधान हमें जिम्मेदारी भी देता है, फंडामेंटल राइट देता है, तो फंडामेंटल ड्यूटी भी देता है। और वो ड्यूटी हमारी ये है कि अगर हम रास्ते से गुजरते हुए किसी को देखते हैं कि वो भूखा है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उस देश में उस व्यक्ति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि उसको कुछ ना कुछ दे के गुजरे, देखते हुए निकल ले। ये ड्यूटी हमारी है संविधान के थ्रू। और संविधान तो संविधान है, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, हमारे संस्कार भी कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण देते हैं कि ऐसा लोगों के साथ करना चाहिए। जो वंचित है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको स्नेह दीजिए, इस भाव से दीजिए कि हमें कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपके अंदर ये आ जाता है कि नहीं, रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा तो ही मैं करूंगा, तो ये फिर बेकार हो जाती चीज। गलत बात है। जब आपने अनकहे पन्ने लिखना शुरू किया, तो जब आपने लिखना शुरू किया और जब आपकी पुस्तक पूर्ण हुई, इस अंतराल में आपको कुछ संघर्षों का सामना करना पड़ा? बहुत सारे संघर्ष तो यही था कि जब हम लोग लिखते थे और लिख करके किसी को, कुछ लोग ऐसे मिलते थे ना कि जैसे पोस्ट किया तो कोई 4 लाइन, कोई कविता, कोई शायरी, तो उन लोगों की जब प्रतिक्रिया आती थी वो आती थी कि ये वैसे का शायरी मतलब क्या कर रहे हो, इसमें क्या मिलेगा आपको। तो मतलब मन जब अंदर से कोई चीज करने को हो, तो उसके बाद कोई कुछ भी कहता रहे फर्क नहीं पड़ता जब आप मन से कोई काम करते हैं। तो उनको तब ये लगता था कि अपना टाइम बेकार कर रहा है, इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, और ये है इस दौर में कौन तुम्हारी कविता पढ़ेगा, कौन तुम्हारी बुक खरीदेगा, तुम कुछ और कर लो। तो अपने कहा था कि नहीं, कुछ और तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो मन से हम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। तो आज जब पुस्तक लोग मार्केट में है, लोगों ने खरीदे हैं, सपोर्ट मिला, इतनी सारे सेल हो गए, तब उनको लगता है कि नहीं आप सही कर रहे थे, कि मैं गलत था कहीं ना कहीं। मतलब उन लोगों को उस समय जवाब देना उचित नहीं था। आज जब पुस्तक है साथ में, कविताएं हैं साथ में, वो पढ़ते हैं, उन लोग, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खरीदी थी, इस बात को कहते हुए पहले जब कह रहे थे आज उन्होंने खरीदी, तो उनका कहना ये था कि नहीं सही कर रहे थे आप, और उनका भी इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो मैं इस बात के लिए उनका शुक्रगुजार हूँ कि असली प्रेरणा स्रोत तो वही है जो आपको रास्ते में जाते समय रोकने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर वो जुनून अपने आप आ जाता है कि जब कोई रोक रहा हो आपको, तो लगता है कि नहीं, अब कुछ से आगे अगर कुछ करना है तो वो जो आप करना चाहते हैं वो कर दीजिए, वो अपने आप संतुष्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग मिले, बहुत सारी बातें कही, लेकिन अल्टीमेटली हो जाती हैं चीजें अगर आप करना चाहें तो। अभी हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल उनका ऐसा भी है कि जिंदगी में एक मोड़ हमारे साथ ऐसा आता है जिसके जिसके सामने हमें एक तो काम या हमारे लेखन, दोनों में से कोई एक को चुनना पड़ता है। तो कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आई थी और आपने उसको कैसे टैकल किया, कैसे आपको उसने संभाला, कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए आपके काम के साथ और आपके लेखन के साथ। क्योंकि काम आप करते रहिए, लेखन के लिए आप, अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो आप अपने रात में जब आप सोने जाते हैं, सिंपल सी बात है कि आप थक हार के जब आप घर पहुंचते हैं तो आपको समय मिलता है, लेकिन उस थक हार के बाद अगर आपका जिस काम में इंटरेस्ट है
उसके लिए आप 10 मिनट 15 मिनट निकाल लेंगे और अपना लेखन का काम करेंगे जरूर, क्योंकि हर एक लाइन से, हर एक शब्द से हर एक लाइन है, हर एक लाइन से हर एक पन्ने हैं। तो आपको अपने काम के साथ काम करते रहिए, आप लेखन का भी कार्य करिए, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो जिस दौर में हम लोग हैं अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा उपलब्धियां नहीं है, इतनी ज्यादा पैसे आपको नहीं मिल सकते इस लेखन के माध्यम से कि आप सरवाइव कर सके, तो काम तो आपके साथ जरूरी है। लेकिन लेखन अगर आपका इंटरेस्ट लेखन में है तो आप अपने लेखन के लिए काम करते हुए लेखन का समय निकाल लेंगे और ये हो भी जाएगा। हमने भी किया, हमने जो है ड्यूटी और में रह करके भी पोएट्री लिखी, तो हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप एक दूसरे को जो है बाइकआउट करते हुए काम करिए, साथ लेके करिए, अच्छा लगेगा। सही कहा आपने। काम काम की जगह पे होता है, एक पैशन जो होता है हमारे अंदर, मतलब वो खुद से निकल के ही आता है, आप चाहो या वो ना चाहो आपको निकालना ही होता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बता रहा हूँ कि कुछ लाइनें ऐसी थी कि रास्ते में चलते हुए साइड में गाड़ी रोक करके उस लाइन को लिखना पड़ा कि कहीं अगर मैं इसको अभी नहीं लिखूंगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो लाइन माइंड से स्लिप हो जाएगा और फिर उसके आगे के जो शब्द बनने हैं वो फिर नहीं बन पाएंगे। तो चलते हुए रास्ते में रोकना पड़ता था कि उसको लिख के रख लें, उस लाइन को कैद कर लें, फिर बाद में उसके आगे बना दी जाएगी। तो माइंड में अपने आप आते हैं चीजें, तो इग्नोर करके आप चाहे करना तो सही नहीं है, वो आपका जुनून है, तो इसको तवज्जो दीजिए, उसको प्रेफरेंस दीजिए। सही सही कहा आपने। ऐसे मेरे साथ भी होता है, जैसे मैं अभी सुबह गाँव जाता हूँ काम के लिए, तो लिख नहीं पाता, अभी ठंड भी ज्यादा है तो मतलब आप टाइप भी नहीं कर पाते, तो वो दिमाग में होता है ना, अब बाद में भूल जाते हैं। तो मैं बाइक साइड में लेके तुरंत वॉइस नोट खुद को भेजता हूँ, वॉइस नोट की बाद में जाके हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जी मतलब वो जी होता है कि बिल्कुल हमें लिखना है, हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें वो करना पड़ता, अच्छा लगता है, हमें दिल से अच्छा लगता है कि हमें वो करना है। बिल्कुल। तो हाँ वो एक बात बताइए। हाँ बोलिए, जी जी, बोलिए बोलिए। इनके हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो, लेखन के कार्य में हो, क्या कहते हैं प्लेइंग के जो है फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए टाइम निकाल लेंगे, कि कितना भी आपके व्यस्ततम जीवन से गुजर रहे हैं सही कहा। उसमें आप टाइम निकाल लेंगे, और निकालना भी चाहिए, क्योंकि आपके जो मन को, सही में आपके मन को जो तसल्ली देता है वो ये चीज होती है। वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी आप टाइम नहीं अभी निकालो तो कभी निकाल नहीं पाओगे। जी फिर बाद में हम खुद को कोसते रहते हैं, समय निकल जाता है, फिर बस कोसना रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रहता फिर हमारे पास। तो एक बात बताइए, आत्मविश्वास जो होता, आत्मविश्वास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? आत्मविश्वास तभी आता है हम में, खुद में, जब आप जो करना चाहते हैं उसको पूरे मन से करते हैं। पूरे मन से इन द सेंस कि अगर मैं आज के साथ लाइव हूँ, तो मैं जिस फ्रेंड के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा उस फील्ड में किया गया काम, और उस फील्ड में किए गए काम के साथ वो आत्मविश्वास है कि मैं अपनी बातें आपके सामने रख पा रहा हूँ। ये आत्मविश्वास तभी आता है जब आप उस फील्ड में काम करते हैं जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है। दूसरी चीज ये है कि आत्मविश्वास तब आता है, दूसरी चीज ये है कि आपको जब डर लगती है किसी चीज से और आप वो करना चाहते हैं, तो उस काम को तब तक कीजिए जब तक आपका डर आपके मन से निकल ना जाए। उसके बाद का जो स्टेप है वो आत्मविश्वास का है। आपके मन से डर निकल गया उस काम के प्रति, तो आत्मविश्वास ऑटो जनरेट हो जाएगा, तो इसमें दिक्कत ही नहीं। सही कहा आपने। अपना काम अपनी जिम्मेदारी से अपने विश्वास के साथ करिए, आत्मविश्वास जनरेट हो जाएगा। मैं जब कभी सम्मेलन में मंच पे होता हूँ, तो पहले क्या होता था कि थोड़ी पैनिकनेस रहती थी कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कितनी देर तक बोलेंगे। लेकिन जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ वर्ड हो गए और हमारा एक डायरेक्शन हो गया कि हमें किस फील्ड में बात करनी, तो वहां इस चीज का डर नहीं होता कि हमें क्या बोलना है। और ये चीजें होती हैं कि जो सामने बैठा है वो भले हम उससे ज्यादा जानता हो, लेकिन हम जिस चीज को लिखे हैं उसमें हमारा आत्मविश्वास है, हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप पूछ लीजिए। तो ये विश्वास आपका तभी आता है जब उस फील्ड में आप काम करेंगे, उस फील्ड में आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, कोई लक्ष्य के साथ काम करेंगे, आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा।
सही कहा आपने। जब आप दिल से लिखते हो ना तो आपको एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आप अपने आप आते जाते हैं। तो उससे जी जी बिल्कुल। आत्मविश्वास हमारा बढ़ता जाता है। अभी जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ, जो स्टेज के सामने परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा डरते थे या किसी को डर लगता था, ओपन माइक जी कंपटीशन या जैसे कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म से जैसे कुछ पटल के थ्रू लोग जुड़े, उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। तो अभी लोग इतने परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं कि सर आपका अगला परफॉर्मेंस कब है, अगला कार्यक्रम कब है। तो मतलब अच्छा लगता है कि युवा आपके साथ में आगे बढ़ती है ना, तो काफी खुशी होती है। जी सर। अभी कुछ नए लोग भी जुड़ चुके हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके किताब में से कुछ मोती हम सबके साथ बिखेरेंगे, कुछ शायरिया, कुछ लव भरी शायरिया, प्यार भरी बातें कुछ। जी बिल्कुल। क्यों नहीं। किताब भी दिखा दीजिए आपकी कि भाई ऑथर सामने बैठे, ऑथर ने लिखी, मतलब कौन सी किताब है, लोगों को सामने दिखे। ये अनकहे पन्ने हैं, जो हम लोगों ने निखिल भैया के साथ में कंपाइल करी। तो अभी आपने कहा था कि इसमें से कुछ शायरी, कुछ पन्ने, जिसमें एक है कितना अच्छा लगता है जो हम लोगों ने जो हमने लिखी थी, कि थोड़ा रिदमिक है तो मैं पढ़ रहा हूँ, 16 लाइनें, थोड़ा टाइम ले लेगा। कि किसी जख्म का मरहम होना कितना अच्छा लगता है, कि किसी जख्म का मरहम होना कितना अच्छा लगता है, किसी के दुख में शामिल होना कितना अच्छा लगता है, छोड़ गए थे बीच सफर में जिस दिन मेरे अपने वो, उसी सफर का राही होना कितना अच्छा लगता है, उसी सफर का राही होना कितना अच्छा लगता है, किसी तपन में ठंडक होना कितना अच्छा लगता है, किसी ओस का शबनम होना कितना अच्छा लगता है, रात को बैठे थे जब छत पे चंदा तेरे आस में, उसी आस में हर दिन जीना कितना अच्छा लगता है, किसी तपन में ठंडक होना कितना अच्छा लगता है, किसी प्यास का दरिया होना कितना अच्छा लगता है, किसी नीर का नदिया होना कितना अच्छा लगता है, खुशी से सबने बैठ लिए थे दृश्य निहारन नदिया का, खुशी से सबने बैठ लिए थे उस दृश्य निहारन नदिया का, उसी नदी में नौका होना कितना अच्छा लगता है, उसी नदी में नौका होना कितना अच्छा लगता है, किसी हुस्न का कायल होना कितना अच्छा लगता है, किसी याद का आदी होना कितना अच्छा लगता है, भीग गई थी जिस दिन तकिया अश्रु की हर बूंद से, उसी बूंद का बादल होना कितना अच्छा लगता है, उसी बूंद का बादल होना कितना अच्छा लगता है। थैंक यू। आपने ना शायद मैम को भी यही कविता सुनाई होगी। मतलब आपको मैम, लगता है कि सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। आप मतलब मैंने जिस बहुत सारी, एक्सप्रेशन के साथ में बताते हो ना, मतलब लगता है सुनते ही रहो आपको। अभी मैम के लिए मैंने न्यू ईयर में कुछ लिखी थी, वो भी मैं शेयर कर हाँ दे रहा हाँ हूँ आपको। हाँ हाँ, जरूर जरूर। एक्चुअली नाम से भी वो कविता है, और कविता तो कहने वाला भी मिल गया उन्हें। अभी दिसंबर में, 13 दिसंबर को मेरी एंगेजमेंट की थी। तो बहुत बहुत 2021 बधाई की आपको। उनकी तो उस वर्ष का अंतिम साल था। तो कुछ एक दो दिन हम लोग साथ थे, तो मैंने लिखी थी कि बिताए साथ में हमने बचे इस साल के कुछ दिन, बिताए साथ में हमने बचे इस साल के कुछ दिन, गया जो साल तो देके गया जज्बात के कुछ दिन, गया जो साल तो देके गया जज्बात के कुछ दिन, लगी ऐसी लगन माहे दिसंबर हाल ना पूछो, लगी ऐसी लगन
माहे दिसंबर हाल ना पूछो, जनवरी जान से मिलने के दे सौगात के सब दिन, जनवरी जान से मिलने के दे सौगात के सब दिन। हिचकियाँ सिसकियाँ सब अधूरी हुई, मैं दिसंबर हुआ वो जनवरी हुई, खिल उठी ऐसे जैसे गुलाब खिले, खिल उठी ऐसे क्या बात जैसे है। गुलाब खिले, वो महक कर के पुष्प चमेली हुई, वो महक क्या बात कर के पुष्प चमेली हुई। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही अमेजिंग। मतलब आप जिस आप सुनते रहने का मन करता है आपको, सच कहूँ तो। थैंक यू भैया। तो मैं अभी हम ऐसा करेंगे, जो दर्शक हम्म, हमारे साथ में है अभी साथ में जुड़े हुए, तो मैं आपको कुछ शब्द दूंगा, तो आपको एक हम्म, रैंडम कुछ मतलब शायरी कविता जो भी आपको सही लगता है आपको बना के आपको सबके सामने बोलना है। जी बिल्कुल तो जैसे अभी बोलिए। नया साल आ रहा है, नया साल आ गया है, तो मैं हम्म, पहला बोलूंगा कि नया नए साल पे आप कुछ सुना दीजिए हमें। जी बिल्कुल नया साल पे तो अभी तो एक सुना है, लिख दे रहा हूँ अभी नया साल पे। मुझे लगता है कि नए साल पे प्यार के गीत तो हो ही चुके हैं, कुछ ऐसे हो जैसे अ, जो साल गुजर गया, जो चीजें गुजर गई, कि इस देश ने बहुत बुरे दिन देखे। इस देश ने क्या मतलब पूरी दुनिया ने कोरोना को लेकर के, पैंडेमिक को लेकर के। तो मुझे लगता है कि उस पे कुछ चीजें रखी जो बहुत निराशाएं लोगों के मन में थी, जो बचे थे, जो शेष थे, वो विशेष है। जिनको नई जिंदगी मिल गई वो विशेष है। तो उन पे मैं चार पंक्तियां लिख रहा हूँ। इस बात का गिला क्या कि दिसंबर तक क्या मिला, इस बात का गिला क्या कि दिसंबर तक क्या मिला, अभी सलामत है सांसें तो जनवरी से नया साल मिला, अभी सलामत है सांसें तो जनवरी से नया साल मिला, और मत होइए परेशान। जिन लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि नहीं अब कुछ नहीं होगा, अब तो ये कोरोना सबको ले डूबेगा, मैं पिछले साल कुछ नहीं कर पाया, तो उस पे दो लाइन सुनेगा कि अब इस बात का गिला क्या कि दिसंबर तक हमें क्या मिला, अभी सलामत है सांसें तो जनवरी से नया साल मिला, और मत होइए परेशान अपनी पुरानी गलतियों को लेकर, मत होइए परेशान अपनी पुरानी गलतियों को लेकर, कीजिए फिर एक नई शुरुआत जनवरी से फिर एक नया साल मिला, क्या कीजिए बात, फिर एक क्या नई बात। शुरुआत जनवरी से नया साल मिला। बहुत बढ़िया भैया। अ, अब कौन सा वर्ड दे, जिंदगी के ऊपर कुछ सुनाएंगे आप? जिंदगी के ऊपर, जिंदगी के ऊपर तो बहुत बहुत कुछ लिखा और सुनाया जा सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ, आपने दे ही दिया है तो। जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है हमें ये जिंदगी का। ये जिंदगी एक्चुअली जो घटनाएं घटती है लोग साइन कर लेते हैं, लोग केले के नीचे आ जाते हैं। ये स्थितियां जब जनरेट होती है, लोगों के साथ घटती है घटनाएं, तब कहते हैं कि बहुत मुश्किल से मिलती है हमें ये जिंदगी साहब, बहुत मुश्किल से मिलती है हमें ये जिंदगी साहब, बहुत मुश्किल से करती है सफर ये जिंदगी साहब, बहुत मुश्किल क्या से बात। मिलती है हमें ये जिंदगी साहब, बहुत मुश्किल से करती है सफर ये जिंदगी साहब। जिंदगी ब- एक ऐसे पड़ाव पे कभी कभी खड़ी कर देती है लोगों को कि मजबूर हो जाते हैं लोग करने के लिए। बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अभी पिछले साल जो घटा, तो वो सिर्फ इतना कहना है कि जीवन है, संघर्ष है, उसे लड़ते रहिए। हो सकता है आने वाली
सुबह की पहली किरण आपके जीवन में कुछ ऐसी उम्मीद, कुछ ऐसी आशाएं लेकर के आए, तो कुछ नया होगा। इसलिए विश्वास मत खोइए, आशाएं मत खोइए। जिंदगी का जो सफर है उसको तय कीजिए, उसमें जिए और लोगों के साथ टच में रहिए, लोगों के साथ मिल के चलिए। क्योंकि जब तक हम अपने दुख, अपनी समस्याएं लोगों से शेयर नहीं करते, तब तक वो अपने आप में हमारे घर में ऐसा ऐसा एक घर कर जाती है, ऐसी पीड़ा उत्पन्न करती है कि हम खुद ही से मजबूर हो जाते हैं कुछ ऐसे कदम उठाने के लिए जिसकी उम्मीद हमें खुद भी नहीं होती। जो फांसी लगाने वाले लोग होते हैं, क्या उनको उस समय ये डर नहीं होता मन में? लेकिन स्थितियां ऐसी प्रतिकूल हो जाती है कि वो मजबूर हो बन जाती है अपने आप। सही कहा तो आपने। जब तक मतलब आप दिल की बातें किसी के साथ बयां नहीं करोगे, सच में एक मतलब एक बोझ बन जाता है दिल के ऊपर। काफी केसेस हम देखते हैं अभी डिप्रेशन का, या कोई मतलब अलग अलग बीमारी आपको लग जाती है, तो आपका जो भी करीबी दोस्त है या कोई करीबी फैमिली मेंबर है या जो भी आपका आप समझते हो, उनके साथ में आपको सच में शेयर करना चाहिए, जिससे आपका दिल का बोझ हल्का होता है और आपको कुछ जी, मतलब उससे सबक भी मिलता है, कुछ आपको रास्ता भी मिलता है। सही कहा आपने। हो तो ये सकता है बताइए। आप। जी। हाँ बताइए, बोलिए बोलिए। जब आप किसी से अपनी बातें शेयर करते हैं, तो अपनी बात कहते हुए भी आपको उसमें कहीं ना कहीं खुद से ही रास्ता मिल जाता है। सही कहा। इसके उत्तर मिले ना मिले, आपको अपनी बात कहते हुए, बताते हुए, कहते हुए कहीं ना कहीं आपको भी उसमें अपने रास्ते मिल जाते हैं। और फिर आप अपनी बात वहां बंद करके अपने उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जहाँ से आप गलत कदम उठाने के लिए शुरू किए। बहुत तो बहुत सही बात कहा, बहुत सही कहा। ऐसी स्थितियां बहुत बार जनरेट होती है। इसलिए अपनी बातें रखनी चाहिए लोगों के बीच, और खासकर उन लोगों की जिनसे आप बहुत क्लोज है। क्योंकि जब आप अपनी बात बहुत लोगों के बीच शेयर करते हैं, तो उनके जेन्युइन उत्तर बहुत कम मिलते हैं। लोग उस बात का कहीं ना कहीं उपहास के रूप में ले लेते हैं, और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसलिए उनसे ज्यादा शेयर सही कीजिए जो आपके बहुत करीब हैं। जी। कहा। अनकहे पन्ने, ये किताब का ये शीर्षक या ये टाइटल आपको कैसे ध्यान में आया, आपने कैसे रखा? मतलब इसके पीछे कुछ आप कहानी है या कोई स्टोरी? अनकहे पन्ने, एक्चुअली अनकहे पन्ने शब्द में अपने आप में अपनी परिभाषा को बयां कर रहा है। अनकहे मतलब वो चीजें जो हमारे आपके कहीं दिलों में, मन मस्तिष्क में वो बातें हैं और हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं। जो चीजें लिखी गई किताब में, वो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, वो प्यार से जुड़ी है, वो हमारी जिंदगी से जुड़ी है, जो हम लोगों से कह नहीं पाते। और फिर एक माध्यम बचता है कि हम अपने पेन के माध्यम से, पेपर के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाएं। तो अनकहे पन्ने, अनकहे और वो पन्ने, जो शब्द हमारे लोगों तक नहीं पहुंचते, जो हम कह नहीं पाते, उन शब्दों को उन पन्नों पे उतार करके लोगों तक पहुंचाने का जो माध्यम है, वो अनकहे पन्ने की पूरी पोएट्री है। वो पूरी लोगों तक पहुंचती है। और वो शायद मुझे लगता है कि प्रेम में जीने वाले जितने लोग हैं, और शायद ही कोई ऐसा हो जो इस प्रेम से छूटा हो। क्योंकि प्रेम है तो आपके पास आपकी मुस्कुराहट है, प्रेम है सही तो कहा। आपके पास लोगों के प्रति रिस्पेक्ट है, प्रेम है जो है घर से लेकर के आपको, आपके शब्द ही आपको तय करते हैं कि आपके सामने वाला आपसे क्या उम्मीद करेगा। तो प्रेम के माध्यम से जब आप अपनी बात रखते हैं, शब्दों का चयन आपका एक ऐसे वे में हो कि सामने वाला गुस्से में भी हो तो आपसे जो है नॉर्मल होकर के बात करें। तो जब आप प्रेम से किसी सामने प्रेजेंट होते हैं, तो उसका फायदा आपको मिलता है। तो अनकहे पन्ने में वो सारी चीजें जो लोगों के मन की, दिल की बात अभी एक डिम्पल शर्मा जी है, उन्होंने आपके लिए है। एक चैलेंज दिया है कि आर्ट करके एक ये वर्ड है, उसके ऊपर वो सुनना चाहती है। ये ये डिम्पल शर्मा वही है जिन्होंने हम लोग के साथ जब हम लोग कंपाइल कर रहे थे अनकहे पन्ने, तो उन्होंने सपोर्ट करे थे। क्या करे सर? उन्हें आर्ट के ऊपर कुछ सुनना है, आर्ट।
आर्ट के ऊपर। कला जिससे हम लोग चाहे वो पैसे से हो, चाहे किसी भी फील्ड की हो, वो कला अपने आप में सब में होती है। बस हम लोगों को क्या होता है, उसको निखारने की जरूरत है, तो पहचानने की जरूरत होती है। तो कहते हैं कि जन्म होना तो अलग बात है, लेकिन इस बात का पता करना कि किस लिए हुआ है, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस कंट्री में लोगों के प्रति, उस चीज को जानना, एक वो कला है। और इस कला पे अगर कुछ पंक्तियां कही जाए तो हुनर हम में भी है, हुनर तुम में भी है। हुनर हम में भी है, हुनर तुम में भी है। कर पहचान सको तो चलो साथ में। हुनर हम में भी है, हुनर तुम में भी है। पहचान सको तो चलो साथ में। मंजिलें दूर है तो क्या हुआ, मंजिलें दूर है तो क्या हुआ, साथ मिलके चलो तो चलो साथ में। साथ मिलके चलो तो चलो साथ में। तो हुनर शायद किसी के अंदर ऐसा हो जो इस चीज को नोटिस ना कर रहा हो। नोटिस होता क्या है कि लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि अपनी जो उनकी खुद की क्वालिटी है उसको पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। आपको अपने अंदर का टैलेंट पहचानना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति ये है ना कि हम अपने बच्चों को मिलेनियम में पढ़ाना चाहते हैं, अपने माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने, हम चाहते हैं कि वो आईएएस बने, हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। वो क्या चाहता है ये हम नहीं चाहते। दिक्कत सही कहा यहाँ आपने, मतलब वो हम अपनी चीजें उस पर थोपना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं हम ये नहीं चाहते। जिस दिन ये होने लगेगा कि जो बच्चा चाहता है, जो हमारे यहाँ गुरुकुल की पॉलिसी थी, जो एजुकेशन पॉलिसी थी पहले जमाने की, वो यही थी कि जब हमने 5 साल 10 साल जब तक ग्रेजुएट नहीं हो गया तब तक वो गुरुकुल में रहेगा। तो वो 5 साल क्या करते थे कि 5 साल तक उससे ये पहचानने में लगा देते थे कि बच्चे का इंटेंशन किस फील्ड में है, किस फील्ड में वो पढ़ना चाहता है, किस फील्ड में उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। चाहे वो एजुकेशन, चाहे उसके एग्रीकल्चर से हो, चाहे टेक्नोलॉजी से हो, चाहे पोएट्री से हो, चाहे साइंस से हो, किसी भी फील्ड से हो। जब वो ये आइडेंटिफाई कर लेते थे तब उसको उस फील्ड में उस क्षेत्र में पढ़ाने की कोशिश करते, और तब उसका इंटरेस्ट उसका मल्टीप्लाई 10 होता, मल्टीप्लाई 100 होता। सही और कहा तब जब आपने, मतलब हमारी वो हमारी कला जो प्रोडक्टिविटी। पहचानने वाले लोग होते हैं वो काफी कम होते हैं। इसीलिए गुरुकुल का उसमें काफी बड़ा, मतलब काफी बड़ा योगदान था, इसलिए काफी लोग उसमें भेजते थे बच्चों को। दूर रहता था बच्चा लेकिन काफी कुछ नया सीखता था, और उसे जो चाहे, मतलब सच में अच्छा लगता है वो करता भी था। वो सिस्टम यही था, वो सिस्टम में सबसे बड़ी क्वालिटी यही थी कि भले वो 10 साल आपसे दूर रहा, लेकिन जब वो 10 साल बाद आपको मिलेगा तो उसके अंदर वो सारी क्वालिटी होगी जो आप उससे उम्मीद करते सही कहा आप। हैं। कला से मुझे मतलब एक लाइन याद आ गई। एक इंसिडेंट समझ लीजिए। पापा कहते हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास जी ज्यादा कुछ नहीं है, हम मतलब मिडिल क्लास है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 टाइम का चल रहा है हमारा, उतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी तो जी। बच्चा कहता है कि पापा से, पापा ऐसे कैसे चलेगा, हमें मतलब हाँ हमारे पास में काफी कुछ अच्छा है, हुनर है कुछ ना। तो पापा कहते नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हमें बस खाना 2 टाइम का अच्छे से, और हमारा जो जॉब है पढ़ाई करो अच्छे से। तो बेटा कहता है पापा मैं चला। तो पापा कहते हैं कि कहाँ चला, कहाँ जाएगा, तेरे पास तो कुछ है नहीं। तो बच्चा एक ही जवाब देता है, मैं चला, मेरे पास है कला। हाँ हाँ, कला के क्या दम पर बात वो कुछ भी कर सकता है। तो उसने है। ये ये सिखाया जब पापा को कि कला आपके पास अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कोई अभी काफी लोग ऐसे हो गए कि कला को थोड़ा सा, मतलब होता है ना, इम्पोर्टेंस कम देते हैं, भागने लग गए दुनिया, मतलब दुनिया के पैसों के पीछे भागने लग गई है, तो कला को भूलते जा रहे हैं लोग। कला को थोड़ा सा मतलब निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार छोड़ो, पहले पैसा फिर बाद में कला। लेकिन हमें थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि एक आगे चलना चाहिए कि थोड़े ऐसे कुछ लोग हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए कि जो प्रेरित हो लिखने के लिए।
तो मैं ऐसे कहूंगा कि ऐसा कोई आपका संदेश युवा पीढ़ी के लिए, जैसे हम यंग जनरेशन के लिए, कि जो आपकी कला है उसको आप कंटिन्यू रखिए। अगर आपके मतलब जैसे आपके दिल में कोई बात है या कोई आप करना चाहते हो तो आप करिए। तो ऐसा कोई आप संदेश देना चाहते हैं यूथ को? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पीछे जो हमारा बैकबोन है वो ये कह रहा है कि नहीं आपको ये करना है, और फिर एक बगावत की स्टेज करनी होती है कि हम ये करना चाहते हैं और पेरेंट्स कहते हैं ये करना है आपको। तो उससे जो एक द्वंद्व पैदा होता है वहां फिर संघर्ष होता है, वहां संघर्ष होता है, लेकिन उसमें आपको वो करना चाहिए जो आपका मन है। उसमें क्या होगा कि आप कहीं भी रहोगे, किसी भी स्थिति में रहोगे, कुछ भी करोगे, पर शाम को जब आप टाइम निकालोगे तो आप वो काम करोगे जो आपका मन कर रहा है। लेकिन जब कोई आपको कोई काम करवाएगा तो आपके पास कितना भी टाइम, आप वो काम नहीं करोगे जो करवाना चाह रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, अगर उस फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आप अपनी व्यस्ततम जीवन में से कुछ पल अपने उस काम के लिए निकाल लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट। और अगर आपके ऊपर वो काम थोपा गया है, जबरदस्ती करवाया जा रहा है, तो पूरा दिन खाली हो, आप उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे जो करवाया जा रहा है आपका। बस इतना सा फर्क है कि आप जब अपने आप से चूज करते हैं चीजें तो आप उसमें समय निकालते हैं, उसमें आप टाइम देते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर कोई चीज थोपी जाती है तो आप उसे इग्नोर करते रहते हैं। मतलब अगर 2 घंटे मिले तो 2 घंटे में जबरदस्ती, अगर सामने बैठे हैं पापा पढ़ा रहे हैं तो आप 2 घंटे 10 मिनट पढ़ लेंगे। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप 2 घंटे वो बैठे रहेंगे, आप भी किताब लेके बैठे रहेंगे, आपको पढ़ना नहीं है। तो सही कहा। इंटरेस्ट होता है कि कोई ना भी रहे तो बंद कमरे में आप अपनी किताब से जुड़े। तो जब तक आपका और जिसमें इंटरेस्ट हो उसमें। एक सवाल आया है डिम्पल शर्मा जी का, कि आपके हिसाब से नेचुरल आर्ट क्या होता है और उसकी पहचान कैसे होती है? नेचुरल आर्ट वही है कि जब आप बंद कमरे में किसी कोने में बैठे हो और आपका मन, आपका मस्तिष्क जिस चीज पे बेहद लगा हो। अगर आप अकेले में हैं और जो काम कर रहे हैं जिसमें आपका बेहद इंटरेस्ट है, अगर आप कमरे में बैठे हैं, कल का आपका पेपर है और बैठ करके गिटार लेकर के आप गाने बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपका नेचुरल आर्टिस्ट, जो नेचुरल आर्ट है, जो आपके अंदर का जो प्रकृत हुनर है, वो यही है कि आप गाना चाहते हैं। आप कल पेपर है, आप बैठ के पोएट्री लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पोएट्री करना चाहते हैं। तो आपकी सामने स्थितियां ऐसी हैं और उस विषम परिस्थिति में भी आप वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं वो चीजें आपके अंदर, वो हुनर आपके अंदर है जो आप करना चाहते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो गलत हैबिट ना हो, गलत चीजें ना हो। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जिसके एडिक्ट हो जाते हैं, और फिर दुनिया में क्या होता है कि सब कुछ बाहर चल रहा है, हम अंदर वो चीजें गलत काम कर रहे हैं, चाहे वो आपके ड्रग्स से रिलेटेड हो, चाहे आपकी किसी गलत हैबिट से हो, तो उनको इग्नोर करते हैं। जेन्युइन चीजें हैं, उसमें आपका अगर मन लग रहा है, उसमें आपका समय देने का मन कर रहा है, तो आप अपने मन से, अपने आप से बात करिए कि शायद यही वो चीज है जो हम खुद करना चाहते हैं और उसमें हम अच्छा कर पाएंगे। सही कहा आपने। अकेले से बात करने में ही पता चलेगा कि आपके अंदर का असली जुनून, असली हुनर क्या है। नहीं, जब तक आप खुद नहीं पहचानोगे कि आपकी कला क्या है, आपका हुनर क्या है, आपको दूसरा कितना कुछ भी बताएगा, लेकिन आपको खुद को, मतलब आपको खुद को समझना है कि आपकी कला क्या है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जी बिल्कुल। दूसरा तभी बताएगा जब आप बताओगे उसे। आप बताने का मतलब ये हो गया कि जब आप अपनी चीजें प्रेजेंट करोगे और इस वे में प्रेजेंट करोगे कि सामने वाले को समझ में आ जाएगा, सही इस वे में आप सुना रहे होगी कि सामने वाला सुनने में मंत्रमुग्ध हो जाएगा। इस बात में कोई चीज आप दिखा रहे हो कि सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए, तो वो इस बात को कहने के लिए बाध्य हो जाता है कि आप इसमें बहुत अच्छा करोगे। कि मुझे ये याद आता है कि जब मैंने किसी सर से ये कहा कि ये पंक्तियां मैंने उनकी सुनाई, क्योंकि वो जब गाते हैं ना, शायद आपने सुना हो डॉक्टर विष्णु सक्सेना सर को, कि रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पे लिखोगी मिटेगा नहीं। तो जब मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ,
मैं तो गाता हूँ इसको और पूरे मन से गाता हूँ, लेकिन जब आपने ये लाइन मुझे सुनाई तो मुझे लगा कि आप भी इस फील्ड में अगर काम करो तो बहुत बेहतर करोगे। तो आपको अपनी बात पहले रखनी चाहिए कहीं ना कहीं। और जब बात रखेंगे तो सामने वाला तो इस बात के लिए रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ तो देगा ही कि आप इसमें अच्छा बेहतर कर पाओगे। इसलिए अपने अंदर अगर कोई जेन्युइन हुनर है, कोई जेन्युइन आपके पास टैलेंट है, तो सामने वाले को इस बात का इग्नोर करते हुए उससे कहिए। लोग क्या करते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं। बस इस चीज का ध्यान रहे कि वो कहता है उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे हमें डिमोटिवेट नहीं होना, उससे हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। क्योंकि हम जब भी किसी बात को लेकर के कोई शब्द यूज कर लेते हैं, तो अगर आप थोड़ा भी सेंसिटिव हो तो आपको लगता है कि हमने गलत कर दिया। तो समय स्थिति आपके अगर अनुकूल रही तो समय स्वतः उसको उस चीज का उत्तर दे देगा। उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि कोई हमें पीछे खींचता है, कोई खींचने की कोशिश करता है, वो कहता है, वो कहता ही रहेगा। तो खुद पे विश्वास रख, तो आगे बढ़ता ही रहेगा। खुद पे विश्वास रखो, आगे बढ़ता रहेगा। बिल्कुल अपने आप पे भैया एक बात भरोसा बताइए। जी। नहीं, भरोसा तो मतलब भरोसा अगर है तो ही आप आगे बढ़ोगे। अगर आपको कोई पीछे बोल देता है, कोई बातें बोल देता है, उसको आप बुरा मानोगे ना, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वही लोग होते हैं जिससे हम लोग ज्यादा प्रेरित होते हैं, जो खींचने वाले लोग होते हैं। जब वो ये कह रहे होते हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा, तो वो बहुत अच्छी बात कह रहे होते हैं। और शायद अगर आप उस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपका मन आपको और ज्यादा प्रेरित करेगा कि आप उस फील्ड में काम करिए। क्योंकि ऐसे लोग जो कह रहे हैं नहीं होगा, उनको ये बात दिखा दीजिए कि नहीं हम कर सकते थे, आप गलत थे। कर सकते तो जो नेगेटिव लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, दोनों आपके इस रास्ते में आपको सपोर्ट करते हैं, एक मेंटली, एक फिजिकली। तो वो मेंटली मुझे कि आपके दिमाग में वो बात बैठ गई ना कि वो मना कर रहा था, अब हम करेंगे, तो फिर हैं। आप उससे ज्यादा अच्छा। कोई जी। पॉजिटिव वे को लेके आगे बढ़ता है, कोई निगेटिव वे को सुन के आगे बढ़ता है। दोनों का तरीका जी। अलग अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। मंजिल लिखी है। कहते हैं ना कि तुमने जो फेंके थे पत्थर हम पे, आदमी नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे लेता है कि तुमने जो फेंके थे पत्थर मुझ पे, हमने उन पत्थरों को जोड़ जोड़ के अपना घर बना लिया। पत्थर उठा के मारा नहीं, उनका घर बना लिया। तो उस बात से उसको इस बात से जिलस होने लगी कि हमने तो इसको मारने के लिए फेंका था, इसने यूज करके अपना महल खड़ा कर लिया। तो ऐसे लोग मिले तो उनको स्वीकारते हुए चलिए। हो सकता है कोई परिस्थिति ऐसी बनी कि वो लौट करके फिर आपसे मुखातिब हो कि मैं गलत था, आप सही थे। तो इग्नोर मत करिए किसी को। अभी क्या होता है भैया कि काफी लोग जो मतलब कुछ शायरी लिखते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं या कहानियां लिखते हैं, तो मैंने काफी जगह देखा है कि कोई शीर्षक नहीं देता। तो आपके हिसाब से शीर्षक का क्या महत्व है? अगर कोई कविता लिखी है, उसे शीर्षक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि शीर्षक जो होती है वो एक तरीके से उस पूरी कविता की बोन होती है। मतलब जो आप पूरी 20 लाइन 25 लाइन लिखते हैं, 16 लाइन लिखते हैं, उस 16 लाइन का जो सार होता है इस शीर्षक में समाहित होता है। आप उस शीर्षक को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाएगी कि उसके अंदर होगा क्या। जैसे किसी किताब के पहले पृष्ठ पे जैसे मान लिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है। अगर आप उस चीज को ध्यान से पढ़ लिए तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि अंदर मोर देन 400 आर्टिकल क्या होंगे, किससे रिलेटेड होंगे। तो एवज शीर्षक जैसे हमारे उस संविधान का प्रियम्बल है, वैसे वो पोएट्री की उस कविता का शीर्षक होता है। इस उस शीर्षक से हमें पता चल जाता है कि आगे क्या मिलने वाला है, क्या सुनने वाले हैं। तो शीर्षक तो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी पोएट्री के लिए। सही सही कहा आपने। शीर्षक काफी मतलब शीर्षक से आपकी पहचान होती है कि आपने लिखा क्या है। अगर आपने प्रेम कविता लिखी है या आपने कुछ सैड कुछ लिखा है, तो आपके शीर्षक से वो पता चल जाता है कि आपने लिखा क्या है। बिल्कुल। चाहे वो आपके वीर रस की कोई कविता हो, चाहे वो श्रृंगार की हो, ओज की हो, किसी भी फील्ड की कविता हो, उसके शीर्षक से पता चल जाता है, शीर्षक से कि आगे
उस कविता में मिलने वाला क्या है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, शीर्षक पढ़ लिए उसके बाद से उनका इंटरेस्ट हट जाता है कि नहीं, हम तो सिर्फ प्रेम की कविता, प्रेम पढ़ने वाले लोग हैं, हमें वीर रस की कविता क्यों पढ़ेंगे। तो उसके शीर्षक से कुछ लोग तय कर लेते हैं कि हमें आगे जाना है, अगले पन्ने पे जाना है या नहीं जाना है। तो शीर्षक तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है उस चीज में। किताब जब लॉन्च हो गई, लॉन्च होने के बाद में आपको कुछ ऐसा लगा था कि 3 महीने हो गए, मतलब हमारी बुक सेल होगी या नहीं होगी, लेकिन आज 3 महीने पूरे हो गए फिर भी आपकी बुक टॉप 100 में चल रही है, मतलब टॉप सेलिंग में चल रही है अमेजोन पे। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनको आभार ज्ञापित करता हूँ कि लोगों ने इतना स्नेह दिया, इतना प्रेम दिया, अब तक टॉप 100 में बनाए रखा, क्योंकि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैंने तो लिखी, आपने कंपाइल करी, आपने लॉन्च कर दिया, सोशल नेटवर्क पे पहुंच गया, अब उसमें उन लोगों की भूमिका है जो ऐसे लोग हैं कि उनको हम लोग जानते भी नहीं हैं। तो वो लोगों का जो सपोर्ट है, उन लोगों का जो प्यार है, उन लोगों का जो इस पुस्तक के प्रति स्नेह है, वो जो साहित्य प्रेमी लोग हैं, उन लोगों की अहम भूमिका है। और उन लोगों की जो है इसमें भूमिका की वजह से आज वो टॉप 100 में सबसे बनी है। और बहुत लोगों ने खरीदी, बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने फीडबैक दिए, बहुत लोगों ने थोड़ी बहुत इसमें कमियां थी वो भी बताई। लेकिन मैं जब किसी को भेजता था तो उनसे जरूर कहता था कि आप पढ़िएगा, और इसमें कुछ चेंजेस या कोई चीज गलती होगी तो वो जरूर बताइएगा। तो वो चीजें जो फीडबैक में मिली, उसमें सुधार करने की कोशिश की, क्योंकि हर एक व्यक्ति की सोचने की अपनी अलग, सोचने का अलग तरीका होता है, तो वो उस हिसाब से चीजें बताता है। तो हो सकता है कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोच रहा हूँ, उसने सोचा हो, तो उसने जो भेजा वो उसको सुनने के बाद कोशिश करी जाएगी कि जो नेक्स्ट बुक हो उसमें अच्छा कर पाए। तो उनको मैं सिर्फ निशब्द हूँ, उनके लिए शब्द नहीं है जिन लोगों ने इतना प्रेम दिया है। क्योंकि बुक सोशल नेटवर्क पे जाने के बाद कौन इतना टाइम देता है, कौन इतना सर्च करता है, कौन इतना खरीदता है। तो लोगों ने जो प्रेम दिया उसके लिए आभार, तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और लगातार अपना स्नेह बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका प्रेम है, आपका स्नेह है, तभी हम यहाँ हैं, तभी हम आप संवाद करने के लिए उपस्थित हो पाए हैं। वरना कोई मतलब नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं है, लोगों का साथ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं बनता। कुछ भी आप करते रहे बंद कमरे में, तो बहुत लोग पोएट्री लिख रहे हैं, लेकिन पोएट्री लिखने के बाद लोगों का जो उस प्रतिक्रिया मिलती है, जो रिएक्शन मिलता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। अभी शाम को 3 बजे शायद निकिता मैम थी, चली गई, अभी है नहीं, अभी थी, अभी ज्वाइन करी थी सेशन। तो उनकी जो वर्ड ऑफ सोल पे जिससे हम लोग राइटिंग करते हैं, तो निकिता मैम का शाम को 3 बजे था, वो क्या कहते हैं, ओपन माइक सेशन। तो उसमें जब ये कविता मैंने पढ़ी कविता के लिए, तो जो उधर से रिएक्शन आया वो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। उन्होंने कहा कि जो बांदा में शायद जो है वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो कवि सम्मेलन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, शायद आकाश किया थे कौन था, कि आप इतना अच्छा पढ़ते हैं, तो आप बांदा में जो कवि सम्मेलन होगा आपकी बार, जो थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्गेनाइज करी जाती है, उसमें मैं आपको बुलाऊंगा, क्योंकि आपके पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि अगर सामने वाले का रिएक्शन ना मिले, हम कविता पढ़ जाएं, हम लाइनें बोल जाएं और सामने वाला मौन बैठा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है, खुद आदमी डिमोटिवेट हो जाता है। लेकिन जब सामने से प्रतिक्रिया आती है, लोगों का उस लाइन पे, उस पंक्ति पे, उस शब्द पे स्नेह मिलता है, तो लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा करना चाहिए और स्पीड में करना चाहिए, तभी हो पाता है। नहीं, सही सही कहा। आप मतलब अभी कुछ मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि आपकी बुक कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ लोगों ने पढ़नी चाहिए? आप उनको बोलिए कि पढ़िए अनकहे पन्ने, आपके कला को पहचानिए। उनको कहना कि आपने खाए होंगे रसगुल्ले, आपने खाए होंगे गुलाब जामुन, आपने खाए भी जी। होंगे गन्ने, आपने खाए भी होंगे गन्ने। अगर आपके हुनर को पहचानना है, प्यार भरी बातें अगर पढ़नी है, एक बार पढ़ के आना अनकहे पन्ने। अरे वाह, क्या राइमिंग सेट करी आपने, थैंक यू सो मच।
तो बहुत इनको मैसेज जबरदस्त। दीजिए, बताइए इनको कि जरूर पढ़िए, सब फीडबैक दीजिए। जी जी, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उन्हीं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अनकहे पन्ने जो सोशल साइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दोनों जगह अवेलेबल है। वहां फिर विजिट कीजिए, जिन लोगों ने अभी नहीं खरीदी है जाइए वहाँ, अनकहे पन्ने नाम से सर्च कीजिए। और उस बुक को, अब तो ये फैसिलिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में जिन लोगों ने खरीदा उन लोगों ने 50 रुपए एक्स्ट्रा दिए, 47 रुपए जो डिलीवरी चार्ज होता था। और अब तो अगर आपके पास फाइल अवेलेबल है तो शायद वो 90 रुपए में भी आ रही है, 100 में भी आ रही है, 120 में भी आ रही है। तो एग्जैक्ट प्राइस है वो 120 रुपीज है। बाकी आपके अमेजोन और उस पे फ्लिपकार्ट पे जो अवेलेबल एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो उससे फायदा मिले आपको, तो विजिट कीजिए वहाँ, जाइए, सर्च कीजिए और ऑनलाइन उसको ऑर्डर कीजिए। बस ये रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहिए, क्योंकि अब तक जितना प्रेम दिया है ऐसे ही बनाए रखिए। और आगे हम लोग फिर किसी नई पुस्तक के साथ फिर ऐसे सेशन करते हुए मिलेंगे, आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तो पुस्तक खरीदिए और अपना स्नेह दीजिए, क्योंकि जो साहित्य प्रेम वाले लोग हैं उन सब ने अब तक खरीद ली है। हो सकता है किसी के पास इसके लिंक ना गए हो या कुछ और दिक्कतें रही होंगी, क्योंकि अभी तक बीच में कुछ लोगों के पेपर ऊपर चल रहे थे तो उन लोगों ने थोड़ी व्यस्तता होने की वजह से अभी नहीं खरीदी थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग पुस्तक खरीदेंगे और इसको अपना स्नेह देंगे, प्यार देंगे। तो जाइए और खरीदिए किताबें, पढ़िए उसको। इसमें कोई त्रुटि मेरी तरफ से, प्रिंटिंग की तरफ से कुछ हो तो बताइए, क्योंकि आपकी जो प्रतिक्रिया है वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए। एक अच्छा लिखने के लिए एक अच्छा सुनना जरूरी है। एक अच्छा बोलने के लिए जैसे होता है एक अच्छा सुनना जरूरी होता है, ऐसे लिखने के लिए भी सुनना जरूरी होता है, कि जब हम आप बताएंगे हमें तो उस पर हम करेक्शन कर पाएंगे, उससे अच्छा कर पाएंगे, उससे बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि जब हम लोग लिखते हैं तो वो माइंड में एक बात ये जरूर रहती है कि पढ़ने वाला जब पढ़े इसको तो अपने व्यू से पढ़े, उसके पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए। तो जब उसको ये लगेगा, जो भी खरीदे जो भी पढ़े, तो शायद वो अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा मुझे। निखिल जी का शायद कुछ नेटवर्क इशू है। आ भी जाए तो गुरु ने खुश कितना है, कहते ना कि शायद आपका नेटवर्क इशू था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ लाइनें तब तक ऐड कर दूं, क्योंकि जो जुड़े लोग हैं मैं अच्छे। हाँ। उनके तो नहीं नहीं, मुझे बताइए, लगा नहीं कि नहीं, मैं कई किस्से दबे होते हमारे आपके मन में, कई किस्से दबे होते हमारे आपके मन में, कहे वो अनकहे होते हमारे आपके मन में, जुबा तक आ भी जाए तो गुरूर हुस्न इतना है। गुरूर हुस्न इतना कि मतलब अगर आपको अपने सौंदर्य पे इतना गुमान है कि हम अपनी बात सामने वाले को नहीं बताएंगे, तो आप उस अनमोल रिश्ते को खो देंगे। एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो अपने गुरूर में रहिए, लेकिन उस गुरूर में उस चीज को मत खोइए जो आपके लिए कभी मोती होने वाला है। तो कई किस्से दबे होते हमारे आपके मन में, कहे वो अन कहे होते हमारे आपके मन में, जुबा तक आ भी जाए तो है, बिखर जाते हैं वो रिश्ते हमारे आपके मन में रह के मन में टूट जाते हैं। इसलिए जुड़े रहिए और रिश्तों को संजोने की कोशिश कीजिए, उनको समेटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर वो बिखर गए तो फिर जीवन के सफर में बहुत ऐसे मोड़ आएंगे जहाँ के वो जन्मे रिश्ते ही काम आने वाले हैं। कौन कब कहाँ कैसे था उनको भूलना पड़ेगा आपको। क्योंकि कोरोना में जैसी स्थिति बनी थी, शायद मतलब घर के लोग सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो जानते भी नहीं थे फिर भी आपके पास खड़े थे। तो रिश्तों को संजोने की कोशिश की जाए कि विषम परिस्थितियों में वो साथ रहने वाले लोग हैं। जी। अभी सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आपको यूनाइट पब्लिकेशन के साथ काम करके कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा ना कि चीजें होती है ना कि जब आप अगर फैमिली काम करते हैं, फैमिली इन द सेंस कि हर स्टेप पे सपोर्ट, कहीं भी किसी भी मोड़ पे आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो सामने वाला अगर खड़ा हो तो लगता है कि उसके साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, उस व्यक्ति के साथ, उस एप्लीकेशन के साथ, किसी भी फील्ड में कहीं भी हो। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम लोग जुड़े रहे, महत्वपूर्ण ये है कि उनका सपोर्ट कैसा था हमारे प्रति। तो जो आपका स्टार्टिंग से अभी तो हम लोग हाल ही में नाइट पब्लिकेशन से जुड़े हुए थे, तो आपसे बहुत लगभग में लगा 1.5-2 साल तो हो ही गए जुड़े हुए। तो चाहे पोएट्री कई बुक आपके साथ कंपाइल हुई है, एज अ को-ऑथर हमने काम भी किया है, तो उन सब में सपोर्ट आपका सदैव मिलता रहा है। तो यूनाइट पब्लिकेशन, मुझे लगता है जितने सुनने वाले लोग हैं वो भी आपसे जुड़ेंगे, और कोशिश रहेगी कि फिर जल्दी ही किसी नई पुस्तक की लॉन्चिंग हो, क्योंकि 2022 शुरू हो चुका है, 2019 से लेकर के और 20 तक जो कलेक्शन था पोएट्री का, उनको इस पुस्तक, उनका पुस्तक का नाम दे करके हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। अब कलेक्शन जो नेक्स्ट होगा उसके लिए नई पुस्तक, उसके शीर्षक, उनके नाम चुने जाएंगे और उनपे काम किया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा 2022 आप में भी बात करके। जी 2022 में सर। अच्छा ही होगा, क्योंकि उसमें भी दो दो आ गए, तो दो और दो होते हैं चार, तो इस साल होगी खुशियों की बौछार। तो इस साल अच्छा ही होने वाला है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। लास्ट में एक चीज मैं और कहूँ कि जो प्रश्न आपने स्टार्टिंग में पूछा था मुझसे कि ये जो कविता लिखी है, जो इसमें कविताएं अनकहे पन्ने में है, वो किसकी याद में लिखा, किसके लिए लिखा। तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी की याद में हो तभी पोएट्री लिखी जाती है। ये प्रश्न उनका भी था जो मेरी जीवन संगिनी होने वाली, क्योंकि ये पढ़ने के बाद सबके मन में एक सवाल आता है कि कोई तो रहा होगा तभी आपने लिखा है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना उनसे कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसी से आप जब प्रेम करें, किसी के साथ प्रेम में हो, तो ही ऐसी कविताएं लिखी जाए। क्योंकि जब आपको शीर्षक मिलता है, कि जब हम लोग कोई बुक आती थी तो उसके शीर्षक, उसका थीम पहले आ जाता था, तो उस थीम पे काम करना होता था, उस पे लिखना होता था। तो हम लोग थीम को लेकर के उस पे कविताएं लिखते थे, चाहे वो एक तरफा प्यार का रहा हो, या क्योंकि ऐसी कविताएं पढ़ने के बाद मन में आ तो आ जाएगा, आपके भी आएगा, हमारे भी आएगा, और कोई तीसरा पढ़ेगा उसके भी आएगा कि बेशक कहीं ना कहीं दिल टूटा, दिल बिखरा था, तभी ऐसी कविताएं निकली। लेकिन ऐसा नहीं था। उसमें क्या था कि हम लोग को शीर्षक मिलते थे और शीर्षक पे काम करना होता है, लिखना होता है, तो हम लोग लिखते थे और फिर उसी के अराउंड लिखते थे, क्योंकि जो है ओरिजिन में होता था और सरकमफ्रेंस में उसके वर्ड घूम रहे होते थे, तो वो ध्यान में रहता था। तो वहीं से जो है इतनी 50-60 पेज के जो है बुक क्रिएट हुए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जिसमें काम करते हुए, थीम थे जिससे काम करते हुए, बहुत सारी पुस्तकें छपी, उसमें काम करते हुए एज को ऑथर, तो वहां से चीजें ली और ये लिखा। ताकि ऐसा नहीं लिखा कि अगर आप प्रेम करेंगे तो ही प्रेम लिख पाएंगे, प्रेम जीना होता है बस। सही बात। प्रेम तो ऐसा था कि जब भगवान राम के साथ जब सीता जी बिछड़ गई, तो उन पत्तों से, उन पंक्तियों से, उन पेड़ों से संवाद करते हुए भगवान राम कहते हैं कि हे खगमृग, हे मृग, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब वो वियोग में ये चीजें उनसे पूछ रहे हैं, तो ये प्रेम ही है उनके उन चीजों के प्रति। तो प्रेम करके ही नहीं, मतलब प्रेम आप जी सकते हैं किसी के भी साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जब किसी के साथ, मतलब किसी स्त्री के साथ ही प्रेम में हो तो आप कविता लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मुझे प्रेम में होना पड़ेगा, आपकी जो कविताएं आएंगी शायद वो प्रेम में आएंगी। अब प्रेम। कविता के साथ लिख के कविता पोस्ट करी जाएगी। जी। तो मैं आपको ढेर सारी शुभेच्छाएं देता हूँ कि आपकी जो अनकहे पन्ने हैं सारी लोग पढ़ते रहे और उसका नाम निकालते रहे, पढ़ के उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करे कि उसमें कैसा लिखा है, क्या लिखा है।
उसके वजह से आप भी मोटिवेट हो, आप भी आगे आप भी थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ के और कोई नई किताब लिखे जिससे यूथ प्रेरित हो। तो मैं यही जी। कहना चाहूंगा लोगों से कि जो भी काम करो आप दिल से करो, करते रहो अच्छे कर्म। जो भी काम करो आप दिल से करो, करते रहो अच्छे कर्म। जैसे आज निखर के आया है ना, आप खुद को पहचानो, आप लिखते रहो, आप खुद को पहचानो। आज एक जैसे आप शख्स निखर के आया है अनूप वर्मा, तो कर्मा अरे और वाह! वर्मा तो दोनों ठीक आप है साथ बस। में लेके चलोगे ना, जैसे आप निखर के आओ भैया, आपके जैसे काफी हमें निखारने हैं। हमारा काम है कि उनको निखार के हमें आगे लेके जाना है। कहीं ना कहीं आप भी इस पूरे सफर के दौरान जो है हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, क्योंकि अभी आपने जैसे रैंडम लाइन लिखी, तो ये होता है ना कि सामने वाला जब ऐसी चीजें करता है तो अगर आप उस फील्ड से थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको भी लगता है कि नहीं, कुछ मैं भी बेहतर करूंगा। तो ये चीजें आपसे भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिली। तो सफर है आप सब इसमें। आप सबका प्यार है भैया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं सबके साथ। आप आगे नहीं आपका साथ नहीं होगा तो हमारा विश्वास कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। एक दूसरे के साथ से ही लोग इतना लंबा सफर तय किए हैं और करेंगे भी, आगे करते रहेंगे। ये चीजें तभी संभव हो पाएंगी जब लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट मिला मुझे बहुत सारे लोगों ने। मैं इस बात के लिए तो कहीं ना कहीं खुद में कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है ना, कि जब कोई फोन करके आपको ये कह रहा हो कि अ, आपने जो काम किया है, आपकी जो पुस्तक आई है, मैं भी करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे भी लोग ऐसे मिले कि यार ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आपको देखा, आपको पढ़ा, आपकी पुस्तक पढ़ी, तो उन लोगों ने सोशल नेटवर्क से नंबर निकाल करके मुझे फोन करे। और बड़ा अच्छा लगा कि जब उन लोगों ने ये चीजें पूछी, मुझसे जानने की कोशिश करी, कि यही वो लोग हैं ना, जेन्युइन लोग हैं, जो कुछ इस फील्ड में नया करना चाहते हैं। और उनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि मुझे भी अगर शायद मैं ग्रुप से न जुड़ा होता तो प्रगति करने का क्या बुक छापने तो दूर, प्रगति के भी बहुत सारे कलेक्शन ना हो पाते। तो जब लोगों का साथ मिलता है, और साथ के साथ लोगों का विश्वास, उनका स्नेह और आप उनका एप्रिसिएशन मिलता है उस फील्ड में, तो लगता है कि आप बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे जिन लोगों ने फोन करी, मेरे बिहाफ से जितना भी सपोर्ट मैंने उनको चाहिए था, मैंने पूरा आश्वासन दिया कि आप जो भी अच्छा करिए, मेरे स्तर से जो भी आपको सपोर्ट चाहिए वो दीजिए, और बेहतर करिए इस फील्ड में। क्योंकि आपका साथ हमारे जो, हमारा साथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी एक मंच पे हम जब साथ में होंगे, तो इस बात का स्नेह तो हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, कि हम लोगों ने कभी एक दूसरे के सपोर्ट कर करके यहाँ तक सफर तय किए। तो जो अच्छा करना चाहते हैं, जो बेहतर करना चाहता है, वो किसी भी फील्ड में, कहीं भी मेरी इसको अगर जरूरत पड़ रही है तो मैं उसके साथ सदैव खड़ा सही कहा। तो इसी के साथ भैया, आपका ये जो अनकहे पन्ने किताब है सक्सेसफुल हूँ। होगा, जी। हमारी दुआ आपके साथ है। और इसके आगे भविष्य में अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी जरूरत लगती है, जैसे कुछ बच्चों को सपोर्ट प्रोग्राम या कुछ सिखाना है, या कविता का मतलब होता है ना कि अलग अलग टाइप्स होते हैं, या कुछ आपको कुछ कार्यक्रम करना है, तो यूनाइट पब्लिकेशन हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अगर आप करना चाहे ऐसा कोई प्रोग्राम, या कोई बच्चों को सिखाना चाहे, या किसी को प्लेटफॉर्म देना चाहे, लव जी। वाइब्स जी। और यूनाइट पब्लिकेशन की फैमिली हमेशा उनके लिए तत्पर रहेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू उन सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जो अब तक इस सेशन से जुड़े रहे। अब तक हम लोगों को, हमको और निखिल भैया को साथ में सुनते हुए अब तक अपना पेशेंस बरकरार रखे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब तक सफर हमारे साथ तय किया। लगभग 1 घंटे तो हो ही रहे हैं, क्योंकि इतना देर कौन सुनता है। अरे वही लोग एक ने होते तो देखो, हैं। एक ने क्या कहा कि जब जब भी लाइव हम आएंगे, मैं अनूप वर्मा जी को सुनूंगा, आपका और जब भी प्यार। मेरी जो जो भी मेरी कला है वो मैं उसको चुनूंगा। देखो भैया, राइमिंग मतलब सभी राइमिंग सीख गए आपका सीख के। ये खुद का टैलेंट है भाई साहब, ये उन लोगों का आप टैलेंट है, आए आप क्योंकि आए आप आए तो बाहर आ गई भैया एकदम से। बहुत काफी लोग जुड़े हैं।
आपके नए साल के नए आपके एक नए सफर के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। वंस अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी एक जी नई सर। जर्नी नई लाइफ शुरू हो रही है, तो उसके लिए आपको मैं बहुत ढेर सारी शुभेच्छाएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू ऑल फॉर कनेक्टिंग विथ मी। जितने भी लोगों ने आज सुना, सबका दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आपका साथ बनाए रखिए सबके साथ, और ऐसे ही आज जैसे अनूप वर्मा जी हमारे साथ में है, कल आप भी हमारे साथ में हो सकते हो। बस एक बात कहूंगा, किसी और की मत सुनो, दिल की सुनो। आप आगे सिर्फ नहीं बहुत आगे जाओगे। दिल की सुनिए और अपने आप में विश्वास रखिए। आपका अपना सफर है, आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना जुनून है। क्योंकि अपने आप को पहचानने में जितना देर करेंगे आप, उतने आपके लिए दिक्कत होने वाली। अगर आप 50-60 साल की उम्र में आपने ये पहचाना कि हम पोएट्री करना चाहते थे, हम लिखना अच्छा चाहते थे, हम लिख भी लेते, तो फिर उस दौर में फिर आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है। इसलिए अगर आप अभी जो जिस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, सिर्फ यही मैसेज होगा कि आप जिस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, अपने आप को पहचानिए और अपने दिल की सुनिए। दिल की जब सुनेंगे तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कहीं से सफर शुरू सही होता है आपके जन्म का महत्वपूर्ण सफर। सही कहा आपने। जन्म हुआ, जिन लोगों ये तो जिन लोगों ने जी। जिन लोगों ने इनको सुना है, आज अनूप जी को सुना है, उनकी किताब अनकहे पन्ने फ्लिपकार्ट, किंडल, अमेजॉन, नोशन प्रेस, सारी जगह पे अवेलेबल है। आप जाइए, उसे परचेज कीजिए और आपका वैल्यूएबल फीडबैक उनको जरूर दीजिए। अगर आप उन बुक लेने में या आप ढूंढने में असमर्थ है, तो आप यूनाइट पब्लिकेशन पे आप मैसेज करिए, डीएम करिए, अनूप वर्मा जी को मैसेज करिए। हम आपको आप तक किताब पहुंचाने की हम पूरा प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द आपके पास जाए और हमें वैल्यूएबल फीडबैक मिले। तो भविष्य में भी आपका साथ बनाए रखे। और इसी इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आज का जो फंक्शन हुआ है, जो सक्सेसफुल हुआ है, वो वन एंड ओनली अनूप जी के और जितने सारे प्रेक्षक बने उनके वजह से हुआ है। तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सबका। आपका सर हृदय आभार मानता हूँ मैं आप सबका, और ऐसे ही आपका साथ बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन टू यू ऑल। और एक मैं और कंप्लीट कर दूं कि अगर आपको नहीं मिला, जैसे आपने यूनाइट सर ने अभी बताया कि यूनाइट और क्या कहते हैं लव बाइट लव से वाइफ। आपको नहीं, हाँ, तो मेरी जो क्या कहते हैं इंस्टा की आईडी है beat_you are। वहां जाकर के आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें मेरा नंबर पड़ा है, वहां आप मुझे फोन कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप मुझे कनेक्ट करके आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं किसी और नए सेशन पे, किसी और नए बुक के सफर के साथ। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल फॉर ऑसम थैंक यू भैया। टाइम। थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो थैंक यू। मच।